नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपके लिए आज का टॉपिक है कंजंक्शंस, जिनको हम कनेक्टिव्स भी कह सकते हैं, लिंकिंग डिवाइसेस भी कह सकते हैं। आज का जो ये हमारा टॉपिक है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस हमारे एसएससी, बैंक, इन दो एग्ज़ाम्स का तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा मान लेते हैं। एरर्स यहाँ पर पूछे जाते हैं एसएससी और बैंक में कंजंक्शन से। इसके बाद बात करें बड़े एग्ज़ाम की, तो हमारा बड़ा एग्ज़ाम इसके बाद है राजस्थान लेवल का रीट, और ऐसे ही टीचर ग्रेड के एग्ज़ाम्स, ऐसे ही टीचर ग्रेड के एग्ज़ाम्स लाइक फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट थर्ड ग्रेड। इनमें इन टॉपिक का नाम मिलेगा आपको लिंकिंग डिवाइसेस, कनेक्टिव्स, इस प्रकार। उसके बाद इनसे छोटा लेवल बात करें तो एलडीसी और राजस्थान में फ़िलहाल पटवार में जो कॉमन एरर टॉपिक जुड़ा है, वहाँ भी इस टॉपिक के एरर बनते हैं। तो इस प्रकार इन एग्ज़ाम्स को कवर करते हुए हम कंजंक्शंस पढ़ेंगे। इस पे आप चाहें तो जूनियर अकाउंटेंट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम कंजंक्शंस को क्या बोल सकते हैं, कनेक्टिव्स भी बोल सकते हैं। हम इनको लिंकिंग डिवाइसेस भी बोल सकते हैं। तो ऐसा क्यों बोलते हैं, क्या काम करते हैं कंजंक्शंस, इसको हमें देखना है। कैसे इसको समझेंगे? तो सबसे पहले एक सिंपल सा शब्द मैंने लिखा, सेंटेंस। लगभग हम सभी जानते हैं कि सेंटेंस क्या होता है और आसानी से इसको कैसे समझ सकते हैं। सेंटेंस क्या होता है? एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वाक्य क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ऐसा शब्दों का समूह, दैट हैज, जिसमें होता है, क्या होता है? एक होगा हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट से भी सेंटेंस को हम खत्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के साथ साथ सेंटेंस को एडजेक्टिव से भी खत्म किया जा सकता है, या कॉम्प्लीमेंट से भी हम खत्म कर सकते हैं। ये सारे जो वर्ड्स हैं, टर्म्स मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, है ना। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। इस प्रकार से हम समझेंगे। चलो, तो हमने सेंटेंस की बात की कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सर एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो सकता है, एडजेक्टिव यानी विशेषण हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट यानी ये भी विशेषता बताने वाला शब्द होता है जो कि नाउन होता है, ठीक है। इस प्रकार के शब्दों के समूह को हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। कहेंगे कब? जब ये सारे जो शब्द हैं एक साथ एक ऑर्डर में लिखे जाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, इस प्रकार से लिखे जाएंगे। तो क्या होगा? लास्ट में जैसे ही ये वर्ड्स खत्म हो तो हमें क्या मिलनी चाहिए? कंप्लीट मीनिंग मिलनी चाहिए, कंप्लीट मीनिंग मिलनी चाहिए। तब जाके हम उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या बोल सकते हैं? सेंटेंस बोल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, है ना, एक एग्जाम्पल दे देते हैं आप। चलो देखो, मैंने बोला कि द इंडियन आर्मी, द इंडियन आर्मी is protecting us. The Indian Army is protecting us from Pakistan. ये लो,
तो सेंटेंस है हमारा, द इंडियन आर्मी इज प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम पाकिस्तान। हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ इंडियन आर्मी। अच्छा, सब्जेक्ट क्या होता है सर? सब्जेक्ट क्या होता है? अच्छा, सिंपल अगर मैं आपको समझाऊं तो वर्ब से पहले वाला पार्ट जिसके बारे में पूरे सेंटेंस में बात की जा रही है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, वर्ब से पहले वाला पार्ट जिसके बारे में पूरे सेंटेंस में बात की जा रही हो वो हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इंडियन आर्मी हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद इज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब ऐसी वर्ब जो हेल्प करने का काम करे। किस चीज़ की हेल्प कर रही है? मेन वर्ब की, एक्शन वर्ब की। जो काम है, एक्शन है, उस वर्ब की जो हेल्प करती है क्या क्या काम करने में? आईएनजी लगाने में, ईडी फॉर्म लगाने में, है ना, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लगाने में, इस प्रकार से। तो उस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोल देते हैं। तो देखो यहाँ पर इस क्या काम कर रहा है? प्रोटेक्ट में आईएनजी जो लगा है वो किस कारण लगा है? इसके कारण ही तो लगा है। यानी प्रोटेक्ट एक्शन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब, यानी जो हेल्प कर रही है आईएनजी लगाने में, वो वर्ब कौन सी है? इज है। तो हम इसको कौन सा वर्ब बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। ठीक है, मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, वर्ब बेसिक। तो वर्ब बेसिक में क्या होगा, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी कि कौन सी वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है, कब वो हेल्पिंग वर्ब होती है, कब वो बी वर्ब होती है। ठीक है, कब एक्शन वर्ब काम में ली जाती है, कितने पार्ट एक्शन वर्ब के होते हैं, ये सारी चीज़ हम पढ़ेंगे। फिलहाल इस सेंटेंस में मेन वर्ब प्रोटेक्टिंग हुई। अच्छा, किसकी सहायता कर रही है? अस, हमारी। जो इंडियन आर्मी है वो किसकी सहायता कर रही है? हमारी सहायता कर रही है। किससे? पाकिस्तान से। किससे? पाकिस्तान से। तो इस प्रकार ये एक सेंटेंस है। लास्ट में जब फुल स्टॉप लगाया तो हमें इसका पूरा मतलब समझ में आ गया, है ना, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, इन शब्द समूहों को जो कि करेक्टली ऑर्डर्ड हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो कंप्लीट मीनिंग देने वाला ऐसा शब्दों का समूह क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। ठीक बात। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक और शब्द की जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज। क्लोज, ठीक है, क्या बोलते हैं? क्लोज। चलो, क्लोज क्या होता है? उपवाक्य होता है। हिंदी में बात करें तो क्लोज क्या होता है? उपवाक्य होता है सर। अच्छा, उपवाक्य यानी, उप यानी होता है छोटा, छोटा वाक्य। ठीक है, अच्छा, इसका नाम वाक्य तो है, वाक्य है। जहां पर शब्द आ जाए वाक्य, इसका मतलब है कि सर ये भी एक शब्दों का समूह होगा जिसमें सब्जेक्ट भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। लेकिन फिर फर्क क्या रहा? क्लोज में और सेंटेंस में क्या फर्क रहा? क्लोज में और सेंटेंस में क्या फर्क रहा? ये भी हमें समझना है कि सेंटेंस तो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, फिर क्लोज को छोटा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सर ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। ऐसा छोटा शब्दों का समूह जो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, ऐसे शब्द समूह को क्या कहते हैं? हम क्लोज कहते हैं। ऐसे शब्द समूह को हम क्या कहते हैं? क्लोज कहते हैं। ठीक है, क्लोज का एग्जांपल ले लेते हैं हम, है ना, क्लोज का एग्जांपल ले लेते हैं। क्लोज, ठीक, देखो सेंटेंस लिखा मैंने, इफ यू आर माई फ्रेंड, कॉमा, इफ यू आर माई फ्रेंड। कोई आपको आके ऐसे बोले, यार यदि तुम मेरे दोस्त हो, और रुक जाए, आगे कोई बात ही ना बोले, तो क्या आपको उसकी बात अधूरी नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगी। अच्छा, फिर आप बोलेंगे सर इसमें यू यानी सब्जेक्ट है, आर वर्ब है, माई फ्रेंड यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है ना, कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि तुमने किसी और को किसकी संज्ञा दी? माई फ्रेंड की संज्ञा दी, तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट बन गया, विशेषता बन गई है। ठीक है, लेकिन इसको पढ़ने के बाद, 4-5 शब्दों को पढ़ने के बाद आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं मिल रहा है, आपको लग रहा है हाँ यार कोई ना कोई बात अधूरी है, भाई बता, अगर मैं तेरा दोस्त हूँ तो बता आगे क्या बात है। यानी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट होने के बाद भी हमें इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम इस पार्ट को क्या बोलेंगे? क्लोज बोलेंगे।
कंप्लीट सेंटेंस कब बनेगा, जब हम अधूरी बात को पूरी करेंगे। तो पूरी कर देते हैं। इफ यू आर माई फ्रेंड, इफ यू आर माई फ्रेंड हेल्प मी टुडे, इफ यू आर माई फ्रेंड हेल्प मी टुडे, अगर तुम मेरे दोस्त हो तो आज मेरी हेल्प करो। अच्छा, ऊपर वाले वाक्य को छोड़ो, इस वाक्य को ऐसे रख लेते हैं। अब वाक्य बोलो। अब वाक्य रहा हमारा हेल्प मी टुडे। कोई आपको आके ऐसे बोले कि यार हेल्प मी टुडे, आज मेरी मदद करो, आपको उसकी पूरी बात समझ में आ गई, आप उससे क्वेश्चन नहीं करेंगे कि यार मुझे बात समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि ये एक सेंटेंस है, यानी ऐसा शब्दों का समूह जो हमें कंप्लीट मीनिंग दे दे, हमारे माइंड में ऐसा ना लगे कि यार ये अधूरी बात है, उसको तो हम सेंटेंस कह देते हैं। और ऐसा कोई शब्द समूह जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, लेकिन फिर भी वो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पा रहा है, तो उसको हम किसका नाम देते हैं? क्लोज का नाम देते हैं। एक बार दोबारा हम इसको समझते हैं डेफिनेशन को कि सर कनेक्टिव्स क्या करते हैं, कनेक्टिव्स में कैसे कैसे हम कनेक्टिव्स काम में लेंगे। तो पहला मैंने आपको एक शब्द लिखा है, एक टर्म लिखा है, सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है उसके बारे में हमने समझा कि एक शब्दों का समूह जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ठीक है, और लास्ट में वो कंप्लीट मीनिंग दे, हमें ये लगे नहीं कि बात अधूरी रह गई, तब तक हम उसको क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। और अगर वो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पा रहे हैं, वो शब्द समूह जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, इसके बावजूद भी, तो वो किसका पार्ट कहलाएगा? क्लोज का पार्ट कहलाएगा। अब फिर क्लोज के अंदर थोड़ा सा घुसेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हाँ यार, क्लोज में दो टाइप के सेंटेंस होते हैं, एक कंप्लीट सेंटेंस भी होता है और एक इनकम्प्लीट सेंटेंस भी होता है, ठीक है। तो जब अपन क्लोज का थोड़ा सा पार्ट पढ़ेंगे तब हम इसको और अच्छे से समझेंगे। चलो, तीसरा पार्ट क्या है? ठीक है, तीसरा पार्ट, 3 टर्म हम समझेंगे। पहली टर्म हमने समझी कि सेंटेंस क्या होता है, उसके बाद हमने टर्म समझी कि क्लोज क्या होता है, उसके बाद हम तीसरा शब्द लिख रहे हैं, फ्रेज। फ्रेज, ठीक है। फ्रेज का मतलब होता है शब्द समूह। फ्रेज का मतलब क्या होता है? वापस शब्द समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज का मतलब भी क्या हो गया? एक शब्दों का समूह। अच्छा, फिर सर फ्रेज और क्लोज में क्या डिफरेंस होगा? ये फिर कंफ्यूजन हो गया, थोड़ा सा और समझेंगे। चलो, सिंपल सी बात बोलूं तो वर्ब, अच्छा वर्ब से पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होती है। एक शब्द समूह में, फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होती है। तो कोई भी शब्दों का समूह जो थोड़ा बहुत हमें मीनिंग दे दे, थोड़ा बहुत अर्थ दे दे, ऐसा शब्दों का समूह जो, ऐसा शब्दों का समूह जो हमें थोड़ा बहुत मीनिंग दे दे, थोड़ा बहुत अर्थ दे दे, दैट मेक्स सम सेंस, तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहेंगे? फ्रेज कहेंगे। जैसे मैंने लिखा सन ऑफ अ किंग, सन ऑफ अ किंग। सन ऑफ अ किंग मतलब एक राजा का बेटा। बस हमें इतना समझ में आया कि हाँ, एक राजा का बेटा। अब बात क्या हो रही है, किसके बारे में बात चल रही है, क्या कहा गया उस राजा के बेटे के बारे में, ये हमें नहीं पता। यानी केवल ये शब्दों का समूह है, ना इसमें वर्ब है ना इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है। और समझ लो एट स्कूल, एट स्कूल, स्कूल पर होना, स्कूल में होना। जैसे आप घर पर हैं तो क्या बोलेंगे? एट होम, एट होम यानी घर पर, और एट स्कूल यानी स्कूल में, ठीक है। इससे मतलब समझ में आ रहा, हाँ यार स्कूल में है। एट होम से मतलब समझ में आ रहा घर में है, लेकिन कौन है, क्या है, कब तक है, कब से है, कब तक रहेगा, ये हमें पता नहीं है। यानी शब्दों का समूह तो हमारे पास है, लेकिन एक कंप्लीट मीनिंग हमारे पास नहीं है। तो ऐसा शब्दों का समूह जो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे, उसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं हो, तो हम उसको फ्रेज कहेंगे। उसमें सब्जेक्ट वर्ब हो और फिर भी यार वो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पा रहा है, तो हम उसको क्लोज कहेंगे। और अगर वो कंप्लीट मीनिंग दे पा रहा है, कोई और क्वेश्चन दिमाग में नहीं आ रहा है, पूरी बात समझ में आ रही है, तो हम उस चीज़ को क्या नाम दे देंगे? सेंटेंस नाम दे देंगे। तो अब हमारी कंजंक्शन की डेफिनेशन हमें यहाँ क्लियर होगी कि कंजंक्शंस क्यों बने। तब डेफिनेशन लिख लेंगे सभी कि सर दो या दो से अधिक
आराम से समझेंगे धीरे धीरे। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक क्या? सेंटेंसेस। दो या दो से अधिक सेंटेंसेस, क्लोजेस और फ्रेजेस को जोड़कर जब एक नया सेंटेंस बनाना हो, तो इस बात के लिए हमें कंजंक्शंस की आवश्यकता होती है। कंजंक्शंस की आवश्यकता होती है। आई थिंक आपको कंजंक्शंस की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि क्यों हम कंजंक्शंस को काम में लेते हैं। दो हमें वाक्य जोड़ने हैं, दो हमें क्लोज जोड़ने हैं, दो शब्दों के समूह को जोड़कर एक नया सेंटेंस बनाना है जो कंप्लीट मीनिंग दे, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एक कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी। ये चीज आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, कंजंक्शन की डेफिनेशन। ठीक बात है यहाँ तक? चलो अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कौन कौन से कंजंक्शंस होते हैं और कैसे कैसे हमें कंजंक्शन का यूज करना है। ठीक है, चलो तो हम जो पढ़ रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्वेश्चन बेस्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो तो हम पढ़ रहे हैं फिलहाल पहला कंजंक्शन पढ़ रहे हैं। पहला कंजंक्शन पढ़ रहे हैं हम सो का अर्थ होता है इसलिए। सो का अर्थ क्या होता है? इसलिए। अच्छा, बिल्कुल आराम से समझ में आएगा, टेंशन लेने की कतई बात नहीं है। हमें ये पढ़ना है कि यार हमें अगर दो वाक्य दे दे एग्जाम में, तो हमें पता लगाना है कि यार सो सही है या नहीं है वहां पर लगा हुआ। इस चीज को हम पढ़ना चाह रहे हैं। चलो भाई, तो आपने न्यूटन का गति का नियम पढ़ा होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा, सुना होगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहता है कि ईच एंड एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। हर क्रिया की क्या होती है? एक प्रतिक्रिया होती है। सिंपल में लिखना चाहूं तो एक्शन का रिएक्शन यहां पर हो रहा है, तो वहां पर न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन काम में लिया जा रहा है। चलो हम हमारे सो के सेंस में बात करते हैं। जब एक्शन का रिएक्शन हो रहा हो, यानी पहला वाक्य तो एक्शन बता रहा है, दूसरा वाक्य क्या बता रहा हो? रिएक्शन बता रहा हो। पहला वाक्य एक्शन बता रहा हो और दूसरा वाक्य उसी एक्शन का रिएक्शन बता रहा है। उसी एक्शन का क्या बता रहा हो? रिएक्शन बता रहा हो। तो बीच में इन दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हमें जो शब्द चाहिए वो क्या चाहिए? सो चाहिए। चलो इसको अच्छे से समझते हैं कि एग्जाम्पल से। एसएससी का एग्जाम्पल लेता हूं आपके लिए, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो भाई क्या हुआ? शी केम होम लेट लास्ट नाइट। शी केम होम लेट लास्ट नाइट। एक्शन हुआ कि यार वो कल रात घर देरी से आई। कम की सेकंड फॉर्म क्या हो गई? यहाँ पर केम हो गई। शी केम होम लेट लास्ट नाइट, कि वो कल रात देरी से घर आई। ये उसने एक्शन किया उस लड़की ने, कोई बात नहीं। बीच में हम कंजंक्शन की जगह छोड़ देते हैं। हर फादर punished her badly, cruelly, कोई भी एक सेंस एडवर्ब काम में ले सकते हैं। अच्छा, अब आप दो वाक्य हैं आपके पास, एग्जाम में ऐसे आ जाए तो आपको दोनों वाक्यों को पढ़ना है। पहला वाक्य पढ़ा, पहला वाक्य दिखाई दिया कि यार वो कल रात देरी से घर आई।
अगर आगे वाला वाक्य आप छोड़ दें, पहले वाले वाक्य को याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, आगे वाले वाक्य की भी जरूरत नहीं। यानी ये एक वाक्य है, कंप्लीट मीनिंग है, क्लोज नहीं। आगे, हर फादर पनिश हर बैडली, कि यार उस लड़की के पिताजी ने उसको बहुत बुरी तरीके से क्या किया, पनिश किया। ये बात भी आपको समझ में आ रही है। यानी दो वाक्य हैं, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, आत्मनिर्भर हैं, दोनों को एक दूसरे की जरूरत नहीं है। लेकिन दोनों को जोड़ें हम तो हमें ये दिखाई देगा कि पहले वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में दिया गया है कि यार वो लड़की क्या है, घर लेट आई, इसलिए उसके पिताजी ने उसको क्या किया, पनिश किया। एक्शन का रिएक्शन हुआ नहीं हुआ, उसने एक्शन किया घर लेट आने का, पिताजी ने रिएक्शन दिया, जैसे दरवाजा खोला पिताजी ने धमाधम कुटाई स्टार्ट कर दी। यानी पहले वाक्य में जो एक्शन था, पहले वाक्य में जो एक्शन था उसका रिएक्शन हमें कहाँ मिला, दूसरे वाक्य में मिला। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि सो का प्रयोग किस लिए करते हैं, एक्शन का रिएक्शन वाला नियम जहां लागू हो रहा है वहां हमें किसका प्रयोग करना है, सो का प्रयोग करना है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर इसकी परिभाषा के रूप में नोट्स टाइप में लिख सकते हैं आपकी कॉपी में कि सो को कैसे पढ़ेंगे कि सर हमेशा परिणाम यानी रिजल्ट, रिएक्शन, हमेशा परिणाम बताने वाले, आप आराम से नोट्स बना सकते हैं पढ़कर, कोई दिक्कत नहीं। हमेशा परिणाम बताने वाले वाक्य यानी सेंटेंस से पहले सो का प्रयोग होता है, यह हमें करना चाहिए। तो आई थिंक आपको पहला कंजंक्शन क्लियर हो गया होगा कि सो क्या होता है। अब जो अपना नेक्स्ट पार्ट आएगा, नेक्स्ट लेक्चर आएगा पार्ट 2, उसमें हम समझेंगे कि सो के साथ बिकॉज लगाकर और एक और कंजंक्शन है द रीजन व्हाई, इन तीनों में कनेक्शन क्या है और एग्जाम में एक लेवल का प्रश्न इन तीनों से किस प्रकार से बन सकता है, सो, बिकॉज और द रीजन व्हाई। ये हम अगले वाले पार्ट में पढ़ेंगे। फिलहाल आप यहाँ तक इसको पढ़ें, रिवाइज करें और इसके नोट्स बनाएं अच्छे से और सो वाले कंजंक्शन की प्रैक्टिस करें, ठीक है। एट द एंड ऑफ द वीडियो, जब वीडियो हमारा खत्म होगा, ठीक है, मैं आपसे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करवाऊंगा इसको लेकर, उसमें विभिन्न जो परीक्षाएं हैं उनके प्रश्न हम लेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, उन ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंचाएं जिनको घर फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश पढ़नी है। और आपने देखा होगा आराम से जैसे अपन घर पे पढ़ रहे हैं ऐसे पढ़ाया जा रहा है, आपको नोट्स बना सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टॉपिक वाइज टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है। तो पहला टॉपिक हमने कंजंक्शंस लिया है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।